नंबर 1, फिल्म खुदा गवाह न सिर्फ अपने समय की सबसे बड़ी और भव्य फिल्मों में से एक थी, बल्कि इसने बॉलीवुड में एक नया इतिहास भी रचा। इस फिल्म के जरिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्शन जैसी कैटेगरी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले तक एक्शन डायरेक्टर्स के लिए कोई खास अवार्ड नहीं रखा जाता था, लेकिन खुदा गवाह के शानदार स्टंट्स और भव्य एक्शन सीक्वेंसेस को देखकर फिल्म फेयर ने पहली बार इस योगदान को आधिकारिक रूप से सराहा। इस फिल्म से टीनू वर्मा का करियर भी एक नए मुकाम पर पहुंचा। वो सालों से एक स्टंटमैन के तौर पर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन खुदा गवाह के जरिए उन्होंने पहली बार बतौर फाइट मास्टर एक्शन डायरेक्टर काम किया। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें पूरी तरह से एक्शन डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इसके साथ एक बड़ा बदलाव भी आया। इंडस्ट्री के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक साथ स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर की भूमिका नहीं निभा सकता था, इसलिए टीनू वर्मा को मजबूरी में स्टंटमैन का काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने स्टंटमैन करियर को अलविदा कहा और आधिकारिक रूप से एक्शन डायरेक्टर के रूप में आगे बढ़े। खुदा गवाह की सफलता ने एक्शन डायरेक्टर्स को भी इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई। ये फिल्म साबित करती है कि सिर्फ एक्टिंग और निर्देशन ही नहीं, बल्कि एक्शन जैसे तकनीकी पहलू भी किसी फिल्म को ऐतिहासिक बना सकते हैं। नंबर 2, फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान एक बेहद दिलचस्प और अनोखा वाकया सामने आया था, जो इसे और भी खास बनाता है। जब इस फिल्म की यूनिट अफगानिस्तान में शूटिंग के लिए पहुंची, तो उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद पूरी फिल्म यूनिट को एयरफोर्स सिक्योरिटी मुहैया करवाई थी। इसका मतलब ये था कि फिल्म के कलाकारों और टेक्निकल स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे अफगान एयरफोर्स के पास थी। उस दौर में अफगानिस्तान में हालात बहुत अस्थिर थे और वहां शूटिंग करना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता था, लेकिन अफगान सरकार खास तौर पर इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित थी, क्योंकि इसमें अफगान संस्कृति, खेल, बुजकशी और देश की खूबसूरती को बखूबी दिखाया जा रहा था। इसलिए राष्ट्रपति ने खुद आगे बढ़कर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो खुदा गवाह अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई। वहां के सिनेमा घरों में महीनों तक यह फिल्म हाउसफुल चली और आज भी लोग इस फिल्म को बेहद प्यार और गर्व के साथ याद करते हैं। अमिताभ बच्चन को अफगानिस्तान में एक सुपरस्टार का दर्जा मिल गया था और फिल्म की लोकप्रियता ने भारत और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया। नंबर 3, खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन का जो दमदार और यादगार किरदार हम सब ने देखा, वो दरअसल शुरू में वैसा नहीं था। शुरुआत में इस फिल्म में उनका रोल सिर्फ 6 दिन का एक गेस्ट अपीयरेंस तय किया गया था। वो फिल्म की कहानी में बस एक छोटी सी झलक देने वाले थे और मुख्य फोकस दूसरे किरदारों पर था। लेकिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने स्क्रिप्ट और अमिताभ बच्चन की मौजूदगी की अहमियत को महसूस किया, तो उन्होंने साफ तौर पर आग्रह किया कि बच्चन साहब का रोल सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मनोज देसाई को यकीन था कि अगर अमिताभ बच्चन को एक फुल फ्लेज्ड लीड रोल में दिखाया जाए तो फिल्म का प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होगा और दर्शकों से जुड़ाव मजबूत बनेगा। मनोज देसाई ने खुद अमिताभ बच्चन से इस बारे में बात की और उन्हें मनाया कि वो एक बड़ा रोल निभाएं। अमिताभ ने जब ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो फिल्म की कहानी को फिर से ढालकर उनके किरदार को केंद्र में रखा गया। इस बदलाव के बाद ही खुदा गवाह में बादशाह खान का करिश्माई और शक्तिशाली किरदार जन्मा, जो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। अगर मनोज देसाई उस समय जोर न देते तो शायद हम खुदा गवाह को उस रूप में कभी न देख पाते जैसा कि वो बनी, एक भव्य, भावनात्मक और ऐतिहासिक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन की मौजूदगी इसकी जान बन गई। नंबर 4, फिल्म खुदा गवाह के एक अहम किरदार के लिए शुरुआत में कई बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया था। वो किरदार था जिसे अंत में नागार्जुन ने निभाया, लेकिन नागार्जुन इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। शुरुआत में ये रोल संजय दत्त को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से संजय दत्त ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद मेकर्स ने एक एक कर कई कलाकारों से संपर्क किया। जैकी श्रॉफ को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उस समय उनकी डेट्स पहले से ही दूसरी फिल्मों में बुक थीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद चंकी पांडे और अजय देवगन का नाम सामने आया। अजय देवगन उस समय एक नवोदित कलाकार, न्यूकमर थे और उन्होंने हाल ही में फूल और कांटे जैसी फिल्म से डेब्यू किया था। हालांकि उनके नाम पर विचार किया गया, लेकिन श्रीदेवी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि फिल्म की भव्यता और गंभीरता के लिहाज से अजय देवगन उस समय पर्याप्त अनुभव नहीं रखते थे। इसी दौरान श्रीदेवी ने खुद नागार्जुन का नाम सुझाया। नागार्जुन उस समय साउथ सिनेमा के एक सुपरस्टार थे और उनकी एक्टिंग
स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन की क्षमता सब में थी। श्रीदेवी के सुझाव पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने नागार्जुन को फाइनल किया। इस तरह नागार्जुन की एंट्री खुदा गवाह में हुई और उन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो फिल्म के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक बन गए। इस फैसले का श्रेय काफी हद तक श्रीदेवी को जाता है, जिनकी समझ और अनुभव ने फिल्म को एक परफेक्ट कास्टिंग दी। नंबर 5, फिल्म खुदा गवाह के निर्माण के दौरान एक बड़ा विवाद जुड़ा रहा संजय दत्त के किरदार को लेकर। दरअसल संजय दत्त को फिल्म में इंस्पेक्टर राजा मिर्जा की भूमिका के लिए साइन किया गया था। उन्होंने फिल्म की कुछ शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन अचानक उन्होंने प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर लिया। संजय दत्त का कहना था कि उन्होंने मुकुल आनंद को 70 दिन शूटिंग के लिए दिए थे, लेकिन उन दिनों का उपयोग सिर्फ अमिताभ बच्चन के सीन्स की शूटिंग में हो गया और उनके रोल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संजय ने यह भी कहा कि फिल्म हम के बाद से उन्हें मुकुल आनंद और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने में असुरक्षा महसूस होने लगी थी। उनका आरोप था कि हूम में रजनीकांत और गोविंदा जैसे बड़े सितारों को भी साइडलाइन कर दिया गया था और खुदा गवाह में भी वैसा ही कुछ होने वाला था। लेकिन इस पूरे मामले पर निर्देशक मुकुल आनंद की एक अलग कहानी थी। मुकुल के मुताबिक फिल्म की शूटिंग में थोड़ी देरी जरूर हुई थी, लेकिन वह देरी अफगानिस्तान में शूटिंग परमिशन न मिलने की वजह से हुई थी, जो कि फिल्म के पहले हिस्से से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि संजय दत्त का रोल फिल्म के दूसरे हिस्से में था और उस देरी का उनके हिस्से से कोई लेना देना नहीं था। मुकुल आनंद ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि संजय दत्त को शायद इस बात को लेकर अपराध बोध था कि उन्होंने बप्पी लाहिरी और सरोज खान के साथ मिलकर टमा टमा लॉज गाना किया, जो कि असल में जूमा चुम्मा दे दे मुकुल आनंद की फिल्म हमसे से कॉपी किया गया था। मुकुल का कहना था कि उन्होंने संजय को कभी यह नहीं कहा कि वो वह गाना न करें, लेकिन उन्हें यह बात अनैतिक लगी कि सरोज खान, जो पहले से खुदा गवाह का हिस्सा थीं, उन्होंने जूमा चुम्मा के फुटेज देखने के बाद इसकी जानकारी बप्पी लाहिरी और राज सिप्पी को दे दी। बप्पी लाहिरी ने फिर मोरी कांटे का ओरिजिनल गाना सुना और उसी से इंस्पायर्ड होकर टम्मा टम्मा बना डाला। मुकुल आनंद जब इस सब से वाकिफ हुए तो उन्होंने सरोज खान से खुदा गवाह छोड़ने को कहा। इस पूरे विवाद के बाद संजय दत्त इस टीम से असहज महसूस करने लगे और उन्होंने फिल्म से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने खुदा गवाह से बाहर निकलने का फैसला किया और उनका रोल बाद में नागार्जुन को दे दिया गया। नंबर 6, खुदा गवाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी और करियर के एक बेहद खास मोड़ पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने खुद को फिल्मों से दूर करने का फैसला लिया। यह फिल्म उनके स्वैच्छिक ब्रेक, सेल्फ इम्पोज्ड सैबेटिकल से पहले की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 1992 में खुदा गवाह की रिलीज के बाद उन्होंने 4 साल तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की। न उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया और न ही किसी फिल्म में अभिनय किया। उस दौर में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की और फिल्मों से परे अपने करियर के दूसरे पहलुओं पर ध्यान देने का प्रयास किया। लेकिन फिल्मी दुनिया से दूरी और ABCL के उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद 1997 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म मृत्युदाता से वापसी की। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो सकी, लेकिन यह एक संकेत था कि सदी के महानायक फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लौट आए हैं। इसलिए खुदा गवाह न केवल एक ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है, बल्कि यह उस दौर की आखिरी फिल्म भी थी जिसमें हमने ब्रेक से पहले के अमिताभ बच्चन को उनकी पूरी रौबदार छवि और करिश्मे के साथ देखा। नंबर 7, फिल्म खुदा गवाह का म्यूजिक सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका बैकग्राउंड स्कोर भी उतना ही दमदार और यादगार था। खास तौर पर एक सीन जब अमिताभ बच्चन पहली बार श्रीदेवी को देखते हैं, उस पल पर जो ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो दर्शकों के दिल में आज भी ताजा है। उस सीन में एक शाही, इमोशनल और भव्य एहसास था और उसका सारा प्रभाव उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कई गुना बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद इसी म्यूजिक को एक बार फिर रिक्रिएट किया गया, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म में 2018 में रिलीज हुई सोनू के टीटू की स्वीटी में। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा के बीच जब भी कोई बड़ा या नाटकीय मोड़ आता है, खासकर टकराव या शक के सीन, तब उसी खुदा गवाह के ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर का रिक्रिएटेड वर्जन सुनाई देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक 1992 की क्लासिक फिल्म का म्यूजिक नई पीढ़ी की फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इतने प्रभावी ढंग से कि दर्शक इसे फिर से महसूस कर सके
भले ही उन्हें इसका सोर्स पता ना हो। सोनू के टीटू की स्वीटी में इस स्कोर का इस्तेमाल उन सीन में किया गया जहां किरदारों के बीच तनाव और चालाकी का खेल चल रहा होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि खुदा गवाह का संगीत आज भी उतना ही कालजयी और प्रासंगिक है।